गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। एडुटेरिया पब्लिकेशन का फ्रेंड्स बुक है ये वॉल्यूम 1, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 6 देखेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो सेट नंबर 5 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि निम्न में किस में पुनर्विवाह वर्जित है। सही आंसर इसका मनुस्मृति हो जाएगा। देखिए, मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेखित है कि वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का मृत्यु हो गई हो वह पुनर्विवाह कर सकता है, परंतु वैसी स्त्री जिसका पति का मृत्यु हो गई हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो मनुस्मृति ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। तो वह शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए उसे संरक्षण दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है। राइट आंसर इसका अनुस्मृति हो जाएगा। ठीक है, अनुस्मृति जो है ये अष्टांग योग का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था। तो वह शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक द्वारा निर्मित 2 स्तंभ लेख मेरठ एवं टोपरा को दिल्ली लाया था। टोपरा स्तंभ को फिरोजाबाद मस्जिद के निकट स्थापित किया गया था तथा मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में एक स्थान पर स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिया है 2, 1, 3, 4 ये हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध, फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाएगा चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और सबसे लास्ट सामूगढ़ का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका कालक्रमानुसार इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है। सही आंसर इसका मराठा भू राजस्व हो जाएगा। मराठा शासनकाल में सरंजामी प्रथा का संबंध भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था। इसी काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। सही है, डचों के द्वारा। देखिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित की गई थी और यह कंपनी डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अपनी 11 सूत्री मांग की वायसराय इरविन द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर यह बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी।
सही है खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में फोर्ड की बग्घी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिसमें कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को उक्त कारण हेतु फांसी दी गई थी। 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? राइट आंसर इसका अहमदनगर हो जाएगा। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता था। इन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवारी की व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला जो प्रश्न दिया है इस सेट का, इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 11। इसमें है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 1892 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से मध्य किंग्सबरी क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बने थे। तो 1892 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा कंबन। ठीक है, कंबन जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये एक अंग्रेजी पत्रिका था। सही है, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर फ्रेंड्स इसका राजस्थान हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान की सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। याद रखिएगा 2011 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने लोकगीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है इसमें कि पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1917 ईस्वी। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में किया गया था और यह पुरस्कार कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो सर्वप्रथम इसकी खोज करी गई थी 1946 ईस्वी में। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में हुई थी। इसको भी जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। आर्थिक संवर्धन में शामिल किया जा सकता है 1, 2, 3 यानी कि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन। ये तीनों जो है आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? राइट आंसर इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखिएगा 1992 से, ठीक है, 1992 से 97 तक था और इस योजना में मुख्यतः मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था और इसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई थी। 1993 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है वह कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है इसमें कि निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो वह कर है स्टाम्प कर। स्टाम्प कर एक प्रकार का कर है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 के अनुभाग 3 के तहत लिया जाता है और यह कर सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो वह हो जाएगा ब्याज दर।
ठीक है, ब्याज दर जो है यह एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न दिया है इसको देखते हैं। कह रहा है इसमें कि हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? तो वह देश है अर्जेंटीना। 5 नए सदस्य देश जो है उनमें से हो जाएगा ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र, ये जो है इसमें शामिल हुआ है, जबकि अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश है वेनेजुएला। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला अपनी सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन फ्रेंड्स याद रखिएगा 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और यह एक बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये जो है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है और 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था किसी को पीछे ना छोड़ें, सबकी गिनती करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है चलिए इसको देख लीजिए। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन यानी कि IICG का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो इसका स्थापना किया गया है केरल राज्य में। भारत में ग्राफीन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से कोच्चि यानी कि केरल में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना करी गई है और यह ग्राफीन तकनीक के विकास और अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद है 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय मानिकराव खानविलकर को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा न्यायमूर्ति मानिकराव खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रथम लोकपाल अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट दिया है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? राइट आंसर 25.17% हो जाएगा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन तथा वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल का 25.17% होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो वह पैकेज है 58,900 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर DRDO हो जाएगा। देखिए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर को DRDO और L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसे 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। कब तक? तो 2027 तक। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 32। देखिए इसमें दिया है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो वह है कोझिकोड। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कोझिकोड केरल बन गया, जो कि कहाँ पे है? यह है केरल में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया इसका सही आंसर हो जाएगा और यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? राइट आंसर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हो जाएगा। देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ईशान पहल की शुरुआत की है। इसमें भारत के 4 एरोस्पेस क्षेत्रों को नागपुर स्थित एकल प्राधिकरण में एकीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था?
सही आंसर 1982 से 85 हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर पद पर रहे थे और ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। इन्होंने 1991 से 96 तक वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कार्यरत थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ? तो यह परिचालन शुरू हुआ है आइसलैंड में। विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन आइसलैंड में शुरू हुआ। इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाएगा। साथ ही विविध अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वह है स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत फ्रांस, याद रखिएगा, 2015 में भारत एवं फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी और इसका 99वां सदस्य देश जो है वह स्पेन बना है, जबकि 100वां सदस्य देश इसका पराग्वे है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दरबार हॉल का नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? गणतंत्र मंडप इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? सही आंसर जो है इसका हो जाएगा गुजरात राज्य में। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरुआत की? सही हो जाएगा इसका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है और इसके द्वारा गेमिंग और सोशल मीडिया पर स्क्रीन समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा कर्नाटक सही आंसर इसका दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन थे? सही आंसर इसका शरद कमल हो जाएगा। देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु तथा शरद कमल थे, जबकि समापन में ध्वजवाहक मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। भारत के तरफ से मसालवाहक अभिनव बिंद्रा को चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो वह खिलाड़ी है मनु भाकर। मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी है। निशानेबाजी में पदक जीतने वाली प्रथम महिला मनु भाकर ही है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में तथा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 43 में दिया है कि पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अस्म जो दिया गया है देखिए ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? तो ये जो आषाढ़ दिया गया है देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध हो जाएगा। आषाढ़ जो है फ्रेंड्स देखिए इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आषाढ़। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है?
तो इसमें संबोधन कारक है। संबोधन कारक देखिए, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। इसलिए हे राम तुम कहाँ हो, क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत पत्र। ठीक है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिया है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। सेंटेंस है इच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल ब्लैंक दिया गया है ऑन द मार्केट। तो इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है फ्लक्चुएट, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। अगला प्रश्न में कह रहा है ए, फिर खाली जगह दिया हुआ है एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग राइटिंग मैथ्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए फंडामेंटल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। नेक्स्ट है formally put an end to a system, practice or institution, select appropriate one word substitution। तो राइट आंसर इसका एबॉलिश हो जाएगा। ठीक है, एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का इसमें विश्व में जो है पहला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है। सही आंसर है इसका केरल। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है और विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह भी है और यह सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 54। प्रश्न नंबर जो 54 दिया है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सभी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। राइट आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तुगोला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए ये दोनों जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। सही है, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है यूर्त। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, यूर्त कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण अभ्यारण्य जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो वह पुरस्कार है व्हिटली पुरस्कार। व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है और यह पुरस्कार WFN यानी कि व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 ईस्वी में इस पुरस्कार को कुल 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, जिसमें भारत के पूर्णिमा देवी बर्मन भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स चलिए देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया।
सही है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है इसमें कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है। तो ये प्रेरित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो ये उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 351 का क। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 34। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है, अर्थात वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 34। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया फ्रेंड्स पूरा देख लीजिए, और करेक्ट आंसर जो इसका दिया गया वो दिया गया ऑप्शन नंबर जो ए 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा विधानसभा के बारे में। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब होगा क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक जो है ये 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 70। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। सही हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एंटीनोमीटर। ठीक है, क्या कहा जाता है, सौर विकिरण मापक उपकरण को एंटीनोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तीक्ष्णावृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 1 और 2 दोनों। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है अब इसको देखेंगे। प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है तरंग दैर्घ्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हो जाएगा कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है।
सही आंसर इसका जो है जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कारक जो है वह जगदीश चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये कथन सत्य नहीं है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के जो दोष जो होता है उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस नहीं बल्कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 78। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? तो ये अयस्क है कॉपर का। क्यूपराइट जो है ये किस धातु तत्व का अयस्क है? तो कॉपर का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। औद्योगिक प्रक्रम है और किस उद्योग से संबंधित है ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा? एक का क्यू, 2 का आर, 3 का एस और 4 का पी हो जाएगा। ठीक है, एक का क्यू यानी कि भंजन का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। 2 का आर प्रगलन का क्या हो जाएगा? तो ताम्र हो जाएगा। 3 का एस हाइड्रोजनीकरण का हो जाएगा खाद्य वसा और वल्कनीकरण का क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता? इनमें से सभी, पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। कठोर जल का प्रयोग जो है इनमें से किसी के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो याद रखिएगा उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही है। एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता? कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में एथिलीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग होता है पॉलीएमाइड का। पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम केवलर है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त फल है वह है अमरूद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसके? जंभिका दंत के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? राइबोसोम एवं अंतःद्रवी जालिका के। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो वह फसल है धान। ठीक है, धान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती हैं? दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स ये बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन जो है ये दोनों हो जाएगा। देखिए HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है और वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत में एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? सही हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित है? लक्षण इनमें से सभी हो जाएगा, पसीना एवं जी मचलना, सीने में दर्द और बाह में दर्द एवं झंझनाहट। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है?
तो ये अस्त्रावित होता है पुटिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा फ्रेंड्स इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है इसमें कि कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो वह है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आंसर टिक करते रहें, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया हुआ है 53 निकल के आएगा इसका आंसर। आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन होगा उसको चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए और क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।